हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर की कॉन्सेप्ट को, इसके अलावा हमने इंस्टेंटेनियस पावर के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया था। तो आज हम पढ़ेंगे सीरीज़ आरएल और आरसी सर्किट्स के बारे में। तो अगर हम बात करें सीरीज़ आरएल सर्किट, तो रेजिस्टेंस और इंडक्टर है सीरीज़ में और इनके अक्रॉस हमने एक एसी सोर्स लगाया। यह आर, ये मान लेते हैं एल है, और सोर्स लगाया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों सीरीज़ में है तो सेम करंट फ्लो करेगी, दोनों में जितनी भी करंट होगी ये इसके थ्रू फ्लो करेगी। तो यहाँ पर कुछ ड्रॉप होगा और यहाँ पर भी कुछ ड्रॉप होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं जो ड्रॉप है वो है वी आर, और यहाँ पे जो ड्रॉप है वो है V इंटू वी एल। तो अगर हम देखें जितनी भी सोर्स वोल्टेज होगी, अगर हम KVL भी देख सकते हैं, तो अगर किसी भी इंस्टेंट में, वैसे AC है तो पोलैरिटी कंटिन्यूस चेंज होगी, लेकिन किसी भी इंस्टेंट में हमने मान लिया कि प्लस माइनस है तो करंट ऐसे फ्लो कर रही है। तो अगर हम KVL लगाएंगे तो जो सोर्स वोल्टेज है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, VR और VL में। तो हम लिख सकते हैं कि VS इक्वल टू VR प्लस VL। तो जो सोर्स वोल्टेज है वो दो पार्ट में डिवाइड हुई है, VR और VL, लेकिन हम AC पढ़ रहे हैं तो इस बात का ध्यान देंगे कि AC में जो हम जो सम करते हैं वो एल्जेब्रिक सम ना होकर फेजर सम होता है। तो हम जो है फेजर की फॉर्म में लिखते हैं ऐसे कि जो सोर्स वोल्टेज है वो VR और VL के बराबर होगी। तो जो VR है वो क्या है कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, तो ये क्या होगा I इंटू आर के बराबर। ऐसे ही जो VL है वो क्या है कि I इंटू XL, लेकिन अगर हम बात करें VL की तो वो क्या होगा, I इंटू XL। ठीक है, अब ये केवल मैग्नीट्यूड है। तो अगर हम देखें कि VL क्या होगा तो हो जाएगा वो, अगर हम लास्ट लेक्चर की बात करें तो मैंने बताया था कि हम XL ना लिख के JXL लिखते हैं अगर हम कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर हम इस चीज़ को समझें तो जो VL होगा वो क्या होगा कि I इंटू JXL। ठीक है, और जो XL की वैल्यू होती है, अगर केवल मॉड की बात करें तो ओमेगा L, वैसे J ओमेगा L। ठीक है, तो J भी लगाना पड़ेगा क्योंकि हम जो है फेजर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से ले लेते हैं I कॉमन, तो आ जाएगा R प्लस XL JXL। ठीक है, तो चाहे मॉड लगाए ना लगाए, बस ये ध्यान दें कि ये केवल मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है। XL की जो वैल्यू है वो क्या है, ओमेगा L के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम VS अपॉन I कर दें तो आ गया R प्लस JXL। तो VS अपॉन I क्या है, VS है A से लेकर B के अक्रॉस वोल्टेज, अगर मैं नाम दे दूँ इन्हें, तो VS अपॉन I करेंगे तो A और B के बीच जो ओवरऑल इम्पीडेंस है वो निकल के आ जाएगा। तो मतलब कि इसको बोलते हैं हम Z। तो Z जो होगा वो क्या होगा, R प्लस JXL। ठीक है, और XL क्या है, ओमेगा L के इक्वल। तो इस Z को बोलते हैं हम इम्पीडेंस, R हो गया हमारा रेजिस्टेंस, और XL हो गया हमारा रिएक्टेंस। सभी की यूनिट ओम है, इसकी भी और इसकी भी। ठीक है, तो Z जो होगा वो पूरे सर्किट का होगा, इस पूरे के अक्रॉस। अगर हम रेजिस्टेंस और जो इंडक्टर है इसको कंबाइंड रूप में कंबाइंड देखें तो जो ओवरऑल इम्पीडेंस है वो Z है। ठीक है, उसमें R भी है और XL भी है। तो J क्या डिनोट कर रहा है कि ये वाला इमेजनरी है, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि जो XL है, जो रिएक्टेंस है, वो बेसिकली रिएक्टिव पावर कंज्यूम करता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो रिएक्टिव पावर थी वही इमेजनरी पावर थी, इसलिए इस चीज़ को हमने J से दिखाया। अगर हम फेजर भी ड्रॉ करें इनके, तो अगर हम देखें तो हमें एक रेफरेंस, कभी भी फेजर ड्रॉ करने के लिए हमें एक रेफरेंस क्वांटिटी चुननी होगी। तो हम रेफरेंस उसे सेलेक्ट करेंगे जो दोनों में कॉमन होगा। तो सीरीज़ में जो कॉमन है दोनों में वो क्या है, करंट इसमें भी I है, इसमें भी I है, सब में जो करंट है वो I है। तो सीरीज सर्किट में जो करंट होगी उसको रेफरेंस ले लेंगे हम। तो ये आ गया I इधर की तरफ। ठीक है, अगर हम बात करें हमें VR और VL को ड्रॉ करना है,
तो वी आर क्या है, आई इंटू आर। तो वैसे भी हमें पता है कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाली करंट के सेम फेज में होता है, तो वी आर इसी के फेज में आ जाएगा। ठीक है, आई इंटू आर एस की वैल्यू। अगर हम बात करें जो वी एल है वो है आई इंटू जे एक्सएल, मतलब जे से मल्टीप्लाई किया है हमने। तो किसी भी क्वांटिटी में, वैसे आई इंटू एक्सएल था, उसमें जे से मल्टीप्लाई कर दिया। तो किसी भी नंबर में, किसी भी फेजर में अगर हम जे से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो जो फेजर है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट हो गया। इसका मतलब जो वी एल होगा वो आई के फेजर से, तो आई लिखा है इंटू जे किया है, तो आई के फेजर से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चले गया। ठीक है, और ये बात हमें याद भी है वैसे भी। ये हो गया हमारा वी एल, तो करंट से कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ठीक है, और ये बात हम चाहे यहाँ से बोल दें कि जे से मल्टीप्लाई किया हमने करंट में, इसलिए करंट के फेजर से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चले गए। या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि इंडक्टर में जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है, या जो वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री लीड करती है। दोनों बातों का मतलब सेम होगा। तो हमें जो सोर्स वोल्टेज निकालनी है वो वी आर और वी एल का सम है, फेजर सम है। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का यूज़ करेंगे, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये आ गया हमारा वी एस। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है वी एल, यहाँ से लेकर यहाँ तक है वी आर, और ये जो आया है ये हमारा वी एस। ठीक है, तो यहाँ पर बन गया एक वोल्टेज ट्रायंगल। तो ये एक वोल्टेज ट्रायंगल है, वी आर, वी एल और वी एस। तो सीरीज सर्किट जब हम सॉल्व करेंगे तो वोल्टेज ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा वहाँ पर। अब यहाँ देखते हैं एक बार और, देखो Z इक्वल टू है R प्लस जे एक्सएल। तो कभी भी अगर x प्लस जे वाई वाली फॉर्म में लिखा होगा तो वहाँ से बनेगा एक ट्रायंगल। तो मतलब अगर हम यहाँ देखें तो R है हमारा रियल एक्सिस, प्लस जे एक्सएल है यहाँ की तरफ, प्लस का जे है। ठीक है, और ये हो गया Z। तो ये इसमें सीरीज सर्किट में दो टाइप के ट्रायंगल बनते हैं, एक है इम्पीडेंस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को बोलते हैं हम इम्पीडेंस ट्रायंगल, और एक है वोल्टेज ट्रायंगल। अगर हम बात करें R और Z के बीच के एंगल की, तो ये एंगल है हमारा फाई, और यहाँ पे भी इसको बोलते हैं हम फाई। देखो वोल्टेज ट्रायंगल और जो इम्पीडेंस ट्रायंगल है एकदम सेम है। अगर मैं यहाँ पर I से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं वोल्टेज ट्रायंगल के जो बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस है, सभी में अगर I से मल्टीप्लाई कर दूं तो I इंटू आर तो जाएगा हमारा वी आर। जो I इंटू आर है वो क्या हमारा वी आर। ऐसे ही अगर एक्सेल में I से मल्टीप्लाई कर दूं तो I इंटू एक्सेल हो जाएगा हमारा, तो हमारा जो I इंटू एक्सेल है ये जाएगा हमारा वी एल। और जो वी एस होता है, यहाँ देखिए हमने वी एस अपॉन आई को जेड लिखा हुआ है, तो मतलब वी एस इक्वल टू होगा आई इंटू जेड। तो वी एस अपॉन आई इक्वल टू जेड, या फिर वी एस इक्वल टू आई जेड। मतलब अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ आई इंटू आर तो बन गया वी आर, आई इंटू एक्सएल हो गया वी एल, आई इंटू जेड हो गया वी एस। तो जेड जो होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम जेड पूरा मिला के। तो ये हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, वोल्टेज ट्रायंगल और इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो अगर हम यहाँ से देखें फॉर्मूले की बात करें कि क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं, बाकी इसके अलावा एक ट्रायंगल वैसे और भी देखा था हमने, उसको भी हम पावर ट्रायंगल लास्ट लेक्चर में उसको भी ड्रॉ करेंगे, पहले यहाँ से देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से समझें, जैसे कि अगर मैं पावर फैक्टर निकालना हूँ cos फाई, तो cos फाई इक्वल टू चाहे हम लिख लें R अपॉन जेड इस ट्रायंगल से, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, चाहे यहाँ से इसमें भी I से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें भी I से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा वी आर अपॉन वी एस। तो आई इंटू जेड हो गया वी एस, आई इंटू आर हो गया वी आर। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ से देखें कि पाइथागोरस थ्योरम लगाया अगर हम, तो वी एस इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। तो अगर हमें सोर्स वोल्टेज का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो ध्यान देंगे इस बात को कि हम एलजेब्रिक सम नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों सेम फेज में नहीं है, अलग अलग फेज में है। वी आर अलग फेज में है, वी एल अलग फेज में है, इसलिए जो भी सम होगा वो हमें वेक्टर की तरह ऐड करना होगा, या फेजर सम बेसिकली वेक्टर के। तो जो यहाँ पर जो भी हम सम करेंगे वो कैसे करेंगे, फेजर सम। ठीक है,
इसके अलावा अगर हम पावर की बात करें कि अगर हमें एक्टिव पावर निकालनी है या रिएक्टिव पावर निकालनी है, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक्टिव पावर का जो फॉर्मूला है वो क्या है। अगर हमें पूरे सर्किट की एक्टिव पावर निकालनी है इस पूरे में, तो हमें इस पूरे के अक्रॉस वोल्टेज देखनी होगी Vs, इस पूरे में करंट है I, और जो पावर फैक्टर है इस पूरे का वो क्या है cos फाई। तो ध्यान देंगे कि सभी क्या है RMS वैल्यू, ये भी सोर्स वोल्टेज की RMS वैल्यू, करंट की RMS वैल्यू। तो VI cos फाई का यूज़ कर लिया हमने अगर हमें एक्टिव पावर निकालनी है। तो थोड़ा सा और इसको समझ सकते हैं। अगर हम मान लो Vs को मैं लिख दूँ I इंटू जेड, हमने देखा था कि Vs क्या है हमारा I इंटू जेड के बराबर, करंट को करंट ही लिखें और cos फाई की वैल्यू रख दें R अपॉन जेड। तो जेड से जेड क्या हो गया कैंसिल आउट, तो आ गया I स्क्वायर R। और वैसे भी हमने पढ़ा था जो एक्टिव पावर है वो केवल और केवल जो कंज्यूम होती है वो किस में होती है, रेजिस्टेंस में। तो रेजिस्टेंस का जो अगर हमें पावर निकालनी है तो हम केवल रेजिस्टेंस में पावर निकाल लें, तो वो क्या होगी I स्क्वायर R के इक्वल। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। अगर हम एग्जाम में टाइम कम है तो VI cos फाई लगा के, अगर हमें रेजिस्टेंस पता है, करंट पता है, तो I स्क्वायर R का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। या फिर I स्क्वायर जो है बेसिकली अगर हम देखें जो I है तो रेजिस्टेंस VR अपॉन R लिख सकते हैं इसे, ठीक है। जो भी करंट होगी यही तो है कि अगर हमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप देखें केवल इसी के अक्रॉस, तो VR है। तो अगर हमें देखना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ भी करते हैं कि VR का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान देंगे कि अगर हमें पावर निकालनी है तो हम केवल एक्टिव पावर निकालनी है तो हम केवल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर निकाल लें, तो वो चाहे I स्क्वायर R से निकाल ले, चाहे V स्क्वायर अपॉन R से निकाल ले। लेकिन V स्क्वायर अपॉन R में थोड़ा ध्यान देंगे कि ये सोर्स वोल्टेज नहीं है, ये जो वोल्टेज है ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो लेनी है हमें, ठीक है। तो नॉर्मली इस फॉर्मूले को यूज़ करते अगर कर भी रहे तो ध्यान रखेंगे कि VR में कई बार बच्चे सोर्स वोल्टेज ले लेते हैं, जबकि सोर्स नहीं है, केवल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें रिएक्टिव पावर के क्या क्या फॉर्मूले पॉसिबल है, तो रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला है VI साइन फाई। तो रिएक्टिव पावर अगर हमें निकालनी है तो क्या है वो VI साइन फाई। इसमें भी सब RMS से ध्यान देंगे इस बात का। तो अगर हम इसको लिख दें I इंटू जेड, ये तो है ही I, साइन फाई इस ट्राइंगल से रख दे, अगर इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया XL अपॉन जेड। तो जेड से जेड क्या हो गया कैंसिल आउट, तो क्या आ गया I स्क्वायर XL। लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि अगर हमें एक्टिव पावर निकालनी है तो केवल रेजिस्टेंस की पावर होगी, और अगर रिएक्टिव पावर निकालनी है तो इंडक्टर की पावर का यूज़ कर लेंगे। तो I स्क्वायर R तो हो गया एक्टिव पावर, I स्क्वायर XL क्या हो गया हमारा रिएक्टिव पावर। तो I स्क्वायर XL को अलग फॉर्म में अगर लिखना है तो I की जगह पर ही लिख सकते हैं हम कि VL अपॉन XL का स्क्वायर इंटू XL इक्वल टू VL स्क्वायर अपॉन XL। इस फॉर्मूले का यूज़ करके भी रिएक्टिव पावर निकाल सकते हैं हम, लेकिन जैसा रेजिस्टेंस में मैंने कहा था सेम ऐसा ही इसमें भी है कि हमें ध्यान देना है कि जो वोल्टेज होगी वो इंडक्टर के अक्रॉस होगी, ना कि सोर्स वोल्टेज, ठीक है। तो अगर हम समझें जो करंट के फॉर्मूले हैं वो ये है, देखो जेड तो पूरे उसका है, देखो करंट लिखने के लिए हम या तो लिख सकते हैं VS अपॉन जेड का, या फिर VR अपॉन R, या फिर VL अपॉन XL। क्योंकि जो VS है इस पूरे के क्रॉस है वो, तो इस पूरे के क्रॉस मतलब जेड पूरा लेंगे VS अपॉन जेड। जो VR है वो केवल यहीं पर है, ठीक है, करंट भी इसी में है, तो इसलिए VR अपॉन R लिखा हमने, या VL अपॉन XL, या VS अपॉन पूरा मिला के क्या है वो जेड। तो करंट के इनमें से किसी भी फॉर्मूले का यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि एपरेंट पावर क्या होगी, तो एपरेंट पावर फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ कर लेंगे VS इंटू I का, ठीक है। केवल मैग्नीट्यूड निकालना है हमें, तो कॉन्जुगेट वगैरह पे ध्यान देंगे क्योंकि एंगल से फ़र्क आएगा उसमें। तो V इंटू I मतलब VRMS इंटू IRMS। अगर हम V को I इंटू जेड लिख दें तो जाएगा I स्क्वायर जेड, या फिर I की जगह पर VS अपॉन जेड लिख दें तो VS स्क्वायर अपॉन जेड। इनमें से किसी भी फॉर्मूले का हम यूज़ कर लेंगे तो एपरेंट पावर आ जाएगी। या फिर पावर ट्रायंगल हमने पढ़ा था, तो S इक्वल टू होता है P प्लस जे क्यू। तो जो P प्लस जे क्यू से एक पावर ट्रायंगल आ गया यहाँ से, तो ये हो गया P, ये हो गया Q,
और ये हो गया S, और ये होता है हमारा पावर फैक्टर एंगल। तो यहाँ से अगर S निकालना हो तो एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर पता हो तो ये तो हम लगा ही सकते हैं कि √P² या फिर cos phi इक्वल टू हो जाएगा P/S एपरेंट पावर। ठीक है, मतलब अगर मैं देखो यहाँ पर I² से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पर I² से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऊपर आएगा I²R मतलब एक्टिव पावर, नीचे जाएगा I²Z का मतलब हो गया एपरेंट पावर। तो एक फॉर्मूला पावर फैक्टर का और यूज लिख सकते हैं हम P/S। तो अगर हम I से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो वोल्टेज बन जाएगी, I² से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर बन जाएगी। तो इनमें से हम किसी भी एक फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे तो 3 टाइप के ट्रायंगल बनेंगे, पावर ट्रायंगल, वोल्टेज ट्रायंगल और इम्पीडेंस ट्रायंगल। न्यूमेरिकल करते समय जिसके बारे में ज़्यादा चीज़ें दी होंगी, अगर इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के बारे में दी होगी तो इस ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, वोल्टेजेस के बारे में दिया होगा तो इस ट्रायंगल का यूज़ कर लेंगे, पावर के बारे में दिया होगा तो इस ट्रायंगल का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं सीरीज RC सर्किट की तरफ। तो एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है, ये सीरीज़ में है और इन पूरे के क्रॉस लगाई हमने एक वोल्टेज VS। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा VR और इसके अक्रॉस जो होगा VC। तो जैसा हमने पिछले उसमें पढ़ा था RL सर्किट में, सेम वैसा ही है। तो जो सोर्स वोल्टेज है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, VR और VC में। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि AC में जो सम होता है वो फेजर सम होता है। ठीक है, तो VR तो हो जाएगा I/R, यहाँ पर करंट I है तो ठीक है I/R। VC जो होगा वो होगा I/XC। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि -jXC लिखते हैं हम इसे। तो I यहाँ से कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे तो VS/I आ जाएगा यहाँ से R-jXC। ठीक है, और XC की वैल्यू क्या होती है 1/ωc, अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात करें। अगर हम एंगल भी इंक्लूड करेंगे या कॉम्प्लेक्स या पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो -j का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो VS/I हो गया, VS है A से लेकर B तक की पूरी वोल्टेज, तो इन दोनों को मिला के होगा VS/I। इस पूरा जो निकल के आएगा वो होगा इम्पिडेंस, तो इसको बोलते हैं हम Z। तो Z इक्वल टू आ गया R-jXC। तो जब भी x + jy वाली फॉर्म में आएगा तो ये ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें, अगर इनके फेजर भी ड्रॉ करें हम, तो करंट को मान लेते हैं रेफरेंस, क्योंकि सीरीज में हम रेफरेंस उसको मानेंगे, किसी भी सर्किट में रेफरेंस हम उसे मानेंगे जो कॉमन हो। तो सब में जो कॉमन है वो क्या है, करंट सब में सेम है, तो इसलिए रेफरेंस में क्या चूज़ कर लिया हमने, करंट। पैरेलल में हम देखेंगे कि वोल्टेज सब में सेम होगी, तो वहाँ पर जो रेफरेंस लेंगे वो वोल्टेज ले लेंगे। ठीक है, तो जो VR होगा वो तो करंट के फेज में ही होगा, तो रेजिस्टेंस में जो के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो करंट के फेज में होता है, I/R है। यहाँ पर देखिए जो VC होता है वो I/-jXC है, मतलब करंट में -j से मल्टीप्लाई किया है। अगर +j से मल्टीप्लाई करते तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, अगर -j से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएंगे। तो VC यहाँ की तरफ आ जाएगा, क्योंकि करंट से कितना डिग्री गए हैं, -j था तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, अगर +j होता तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो VR और VC का जो सम होगा वो होगा हमारा सोर्स वोल्टेज। ठीक है, इसके अलावा कैपेसिटर के बारे में हमें पता है कि जो करंट है वो लीड करती है कैपेसिटर में, तो वहाँ से भी देख सकते हैं कि करंट या तो लीड करती है 90 डिग्री या जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री लैग करती है। दोनों ही बातों का मतलब सेम होगा, तो वहाँ से भी ड्रॉ करते हैं चाहे यहाँ से कर लें। ठीक है, तो करंट से 90 डिग्री लैग करते हुए वोल्टेज होगी या वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करते हुए करंट होगी। तो इन दोनों का जो सम होगा उसे बोलेंगे हम सोर्स वोल्टेज VS। ठीक है, तो एक ट्रायंगल बन गया यहाँ पर भी, ये हो गया VR, ये हो गया VC और ये हो गया VS और ये वाला एंगल हो गया phi। ठीक है, अगर हम सीरीज RL सर्किट में देखें तो सीरीज RL सर्किट में जो ट्रायंगल था ऊपर की तरफ था ऐसे करके, और यहाँ पे जो ट्रायंगल बना है वोल्टेज ट्रायंगल वो नीचे की तरफ बना है। तो यहाँ पे जो phi है वो क्लॉकवाइज आया है, तो phi की वैल्यू यहाँ पर जो आएगी वो आएगी नेगेटिव। तो phi अगर नेगेटिव है तो हम बोलेंगे कि क्या सर्किट होगा वो, सीरीज RC।
यहाँ पर जो फाई था वो पॉजिटिव था, तो फाई अगर पॉजिटिव है तो बोलेंगे उसे सीरीज़ आर एल। तो कई बार हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि सीरीज़ आर एल है या सीरीज़ आर सी है, तो इस बात का ध्यान देंगे। देखो वैसे भी ये माइनस का जे है, अगर हम इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो एक तो मैग्नीट्यूड आएगा मॉड जेड और एक एंगल आएगा। तो ये जो फाई है ये यही पावर फैक्टर एंगल है, या फिर इसको बोल देते हैं हम इम्पीडेंस एंगल। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि इम्पीडेंस एंगल अगर नेगेटिव होगा या माइनस का जे होगा तो वो जो सर्किट होगा वो आरसी होगा, अगर प्लस का होगा, प्लस का जे होगा तो आरएल होगा। इस बात का ध्यान देंगे, प्लस जे एक्सएल आता है और सी में क्या आता है माइनस जे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इससे भी ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं तो आर है पॉजिटिव तो आर आ गया यहाँ की तरफ, प्लस का जे था तो ऊपर की तरफ, माइनस का जे एक्स सी है तो नीचे की तरफ आ जाएंगे, और इनका रिजल्टेंट हो गया जेड, और ये वाला एंगल हो जाएगा पावर फैक्टर एंगल। या तो फाई जो है इसे इम्पीडेंस एंगल कह लो या फिर पावर फैक्टर एंगल कह लो। ठीक है, तो जो पावर फैक्टर है वो, जो पावर फैक्टर एंगल है बेसिकली वो इम्पीडेंस डिसाइड करता है कि इम्पीडेंस का नेचर क्या है। अगर प्योरली रेसिस्टिव होगा तो पावर फैक्टर एंगल 0 होगा, प्योरली इंडक्टिव या कैपेसिटिव होगा तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो कैसा है, यहाँ पर कुछ 0 से 90 के बीच में है। तो सीरीज आरएल हो चाहे सीरीज आरसी हो, जो पावर फैक्टर एंगल होगा वो 0 से 90 के बीच में होगा, क्योंकि दोनों मिक्स हैं इसमें। केवल आर होता तो 0 होता, केवल सी होता तो 90 होता। यहाँ पे क्या होगा 0 से 90 के बीच, और जो सीरीज आरसी में जो फाई होगा वो क्या होगा नेगेटिव, इम्पीडेंस एंगल नेगेटिव होगा, और सीरीज आरएल में जो इम्पीडेंस एंगल है वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर हम एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर के फॉर्मूले की बात करें तो एक्टिव पावर फिर से वही कि वी आई कॉस फाई सेम, या फिर हम यूज़ करते हैं आई स्क्वायर आर का। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस में होगा, या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, रिएक्टिव पावर भी पिछले क्वेश्चन जैसे ही जाएगा तो जाएगा वी आई साइन फाई, या फिर हमें पता है कि रिएक्टिव पावर केवल और केवल कैपेसिटर में ही होगी तो हम यूज़ कर लेंगे आई स्क्वायर एक्स सी का, या फिर वी सी स्क्वायर अपॉन एक्स सी का। अगर हम एपरेंट पावर की बात करें तो हो जाएगा वी इंटू आई, या फिर हो जाएगा आई स्क्वायर जेड, या हो जाएगा वी एस स्क्वायर अपॉन जेड। तो इनमें से कोई फॉर्मूला हम यूज़ कर देते हैं। तो आई स्क्वायर आर तो है, केवल आई स्क्वायर आर तो होगी एक्टिव पावर, आई स्क्वायर एक्स सी होगी रिएक्टिव पावर, और इन मिला के पूरे को आई स्क्वायर जेड हो जाएगा, जो कौन सी पावर होगी एपरेंट पावर। तो इन बातों का ध्यान दें कि हमें कौन सी पावर फाइंड आउट करनी है, आई स्क्वायर आर निकालना है, आई स्क्वायर एक्स सी निकालना है, या आई स्क्वायर जेड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो है अगर हम थोड़ा सा और देखें तो आई स्क्वायर एक्स सी है, तो आई स्क्वायर एक्स सी का मतलब हुआ माइनस का एक्स सी है वैसे, तो जो रिएक्टिव पावर आएगी वो नेगेटिव आएगी यहाँ पे। और अगर रिएक्टिव पावर पॉजिटिव किस में आएगी, क्योंकि वहाँ प्लस जे एक्सएल था, तो वहाँ पर आर एल में जो रिएक्टिव पावर आएगी वो क्या आएगी पॉजिटिव। तो इसलिए जो रिएक्टिव पावर होती है वो नेगेटिव होती है, और नेगेटिव का मतलब है कि रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा कैपेसिटर। ठीक है, तो पावर ट्रायंगल बना लेंगे। तो P ये हो गया Q, Q नेगेटिव होगा, और ये हो गया S, तो ये हो गया फाई। तो यहाँ पर भी 3 ट्रायंगल बनेंगे, वोल्टेज ट्रायंगल, इम्पीडेंस ट्रायंगल और पावर ट्रायंगल। ठीक है, अंतर इतना है कि उनमें सारे ट्रायंगल ऊपर की तरफ बने थे, क्योंकि फाई वहाँ पर पॉजिटिव होगा आरएल में, और आरसी में जो फाई होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, इन सभी का मतलब सेम है। अगर इनमें हम आई से मल्टीप्लाई कर देंगे इम्पीडेंस ट्रायंगल में, तो करंट में अगर इम्पीडेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्टेज बन जाएगी। अगर आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे सभी में, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर एक्स सी, आई स्क्वायर जेड, तो बन जाएगी ये पावर। ठीक है, तो कॉस फाई इक्वल टू हम चाहे कोई फॉर्मूला लगा लें तो आ जाएगा, इस ट्रायंगल से देखेंगे तो आर अपॉन जेड, यहाँ से देखेंगे तो वी आर अपॉन वी एस, और अगर उस ट्रायंगल से देखेंगे तो पी अपॉन एस। इन सभी फॉर्मूलों का यूज़ कर लेंगे। ठीक है,
इसके अलावा सीरीज आरसी में जो पावर फैक्टर का नेचर होगा वो लीडिंग होगा, ठीक है, क्योंकि जब हमने फेजर ड्रॉ किया था तो आई यहाँ की तरफ था और वी एस नीचे की तरफ आया था। अभी हमने वी आर, वी एस और वी सी के फेजर ड्रॉ किए थे, तो जो वी एस से जो करंट है वो लीड करी थी 5 डिग्री, ठीक है, क्योंकि जो लीडिंग और लैगिंग का जो नेचर है वो करंट से चलता है, हमें पता। तो जो करंट है वो वोल्टेज से कुछ लीड कर रही है सीरीज आरसी सर्किट में, तो पावर फैक्टर क्या हो गया, लीडिंग, और यहाँ पर, ठीक है, तो और सीरीज आरएल में जो करंट थी वो लैग कर रही है, तो वहाँ पे जो नेचर था वो क्या था, लैगिंग, ठीक है। तो अगर हम बात करें आरसी नेटवर्क की, तो आरसी नेटवर्क में जो पावर फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, लीडिंग आएगा। तो अगर हम सीरीज आरएल और सीरीज आरसी सर्किट को समराइज करें तो हम देखेंगे कि दोनों में ही जब हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे सीरीज सर्किट में करंट को हम एज ए रेफरेंस लेंगे, ठीक है। तो इंडक्टर में वोल्टेज करंट से लीड करती है, कैपेसिटर में जो वोल्टेज है वो लैग कर जाएगी, ठीक है, दोनों में ही ट्रायंगल बनेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो सीरीज आरएल में जो करंट है वो लैग कर रही है वोल्टेज से, वोल्टेज यहाँ है, वोल्टेज से क्लॉकवाइज जाने पे करंट आ रही है, तो करंट लैग कर रही है। वोल्टेज से जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे यहाँ पर तो करंट आ रही है, तो करंट लीड कर रही है। तो यहाँ जो पावर फैक्टर है वो लीडिंग होगा, यहाँ पे कैसा होगा, लैगिंग होगा। तो पावर फैक्टर एंगल बोले या इम्पीडेंस एंगल बोले एक ही बात है, क्योंकि जो एंगल इम्पीडेंस का होगा, मतलब अगर हम R + j जो हमारी फॉर्म है, ये तो है हमारी रेक्टेंगुलर फॉर्म, अगर हम इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कुछ ऐसा आएगा, mod z एंगल फाई, ठीक है, मैग्नीट्यूड होगा और कुछ एंगल होगा, और वो एंगल ही है हमारा इम्पीडेंस एंगल, और वही डिसाइड करेगा पावर फैक्टर को भी। तो अगर ये 5 पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ अगर प्लस का जे है तो कन्वर्ट करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो RL होगा। अगर 5 नेगेटिव आएगा या माइनस का जे होगा यहाँ पे, तो क्या होगा, RC नेटवर्क होगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि Z = दे देगा कि 2 एंगल 30, तो बताना होगा कि कौन सा नेटवर्क है, तो प्लस का 30 होगा तो RL होगा, माइनस का 30 होगा तो RC होगा। इसके अलावा पावर के फॉर्मूले सेम है, VI cos फाई लगा लें एक्टिव पावर का, VI sin फाई लगा लें, या फिर इन फॉर्मूले का यूज़ कर ले, टाइम बच जाता है इनसे, कि I2R, I2X, I2Z। यहाँ पर जो X है, देखिए R की तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगी, चाहे RL हो चाहे RC हो। X डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि इंडक्टिव प्रॉपर्टी है या कैपेसिटिव है, ठीक है। तो X की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, इसलिए रिएक्टिव पावर की बात करें तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। अगर इंडक्टर होगा तो क्या पॉजिटिव होगी, और अगर कैपेसिटर होगा तो रिएक्टिव पावर नेगेटिव होगी, इसलिए इंडक्टर रिएक्टिव पावर कंज्यूम करता है और कैपेसिटर करता है उसे सप्लाई करता है। तो ये बातें थी RL RC के बारे में। तो अगले लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे इनसे रिलेटेड। तो अगर कोई भी डाउट है लेक्चर में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। अगर ज़्यादा शेयर होगा तो ज़्यादा मोटिवेशन होगा, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर इस चैनल के थ्रू आपको मिल पाएंगे। थैंक यू।